Okay, so today's topic is data warehousing. This is some of the important topics under enterprise resource planning, and today we're going to discuss about this. This is your lecture number 5, and data warehousing is one of the technologies, related technologies to ERP. That is, when we are implemented any enterprise resource planning, then we can implement data warehousing side by side to manage huge amount of data. Okay, so yeah, let's start. Whenever we talk about data, uh, in a general enterprise, we can have two types of data with us. One is operational one, and the another one is which is used for analysis purpose. आप लोगों को विजिबल है ना स्क्रीन? ओके जी। तो हमारे पास दो तरह का डेटा होगा, वन इज ऑपरेशनल, ये हम डेटाबेसेस की बात कर रहे हैं, एंड अदर वन विच इज यूज फॉर एनालिटिकल पर्पस। दोनों डेटा में फर्क क्या होगा? एक डेटा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 3-4 साल से अपना बिजनेस कर रही है, तो अगर उसके करंट टाइम का डेटा देखा जाए, करंट जो एनुअल ईयर है हमारा, उसका अगर हम डेटा देखें, दैट विल बी आर ऑपरेशनल डेटा। उस साल में या उस पर्टिकुलर मंथ में या उन 6 मंथ्स में हम लोग जो जो भी चेंजेस कर रहे हैं, दैट इज आर एक्टिव डेटा। और हमारे सारे के सारे चेंजेस मोस्टली वहीं पर जा रहे हैं, मोस्टली जितनी भी रिपोर्ट्स हमारी जनरेट हो रही हैं वो उसी डेटा में से होंगी। दूसरा डेटा जो है हमारे पास एनालिटिकल डेटा, वो हमारे पास्ट रिकॉर्ड्स को डिफाइन करता है कि आपके इस पर्टिकुलर ईयर को छोड़कर पिछले जितने भी सालों से ये कंपनी काम कर रही है, उसका जितना भी डिजिटाइज्ड फॉर्म में हमारे पास डेटा है, उसे हम किसी ना किसी एनालिटिक्स के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि हम लोग उस डेटा को हमारे करंट डेटा के साथ कंपेयर करके कुछ एनालिसिस निकाल सकें कि क्या हम लोग इस बार प्रॉफिट में जा रहे हैं या ओवरऑल लॉस में जा रहे हैं, कुछ मॉड्यूल्स चेंज करने के बाद हमारे पास क्या क्या इफेक्ट्स आए हैं। तो ये दो तरह का डेटा हमारे पास होता है। अब अगर आप एज्यूम करो कि आपके पास एक सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो आपको बोलता है कि आप एक डेटाबेस बनाओ। डेटाबेस के अंदर आपके पास मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं। वो मल्टीपल टेबल्स जो है, हम मान के चलते हैं कि अगर हमारा कॉलेज है, कॉलेज का एक डेटाबेस है, तो कॉलेज के अलग अलग डिपार्टमेंट्स या अलग अलग इवेंट हैंडलर्स जो हैं, उनके अपने अपने टेबल्स होंगे। वो सारे टेबल्स जो हैं, अपना अपना डिपार्टमेंट अपने टेबल में रिकॉर्ड जो है मेंटेन रखता है। जैसे एक साल या एक टर्म जो है खत्म होता है, उसके बाद उसी डेटा के अंदर फर्दर जो है हमारी नेक्स्ट जो रिकॉर्ड्स हैं वो एंटर होते जाते हैं। कि जैसे अगर हम आप लोगों की बात करें, हमारे पास न्यू एडमिशन आई एक 2018 में, उनका सारा रिकॉर्ड्स, उनके नेम, फादर्स नेम, एड्रेसेस, प्रीवियस रिजल्ट्स, उनके 10th के 12th के या डिप्लोमा के रिजल्ट्स, वो सारा एक टेबल में, एक डेटाबेस में मेंटेन्ड है। मैम रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ डबल जी। आप ऑन कर दो। वो रिया मोनिका बोल रही थी रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए, उसका फोन स्विच ऑफ होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग इज ऑन। ओके मैम। हाँ, आप लोगों के ना प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स जो हैं, वो भी आपके गूगल क्लासरूम्स में डिस्क्रिप्शन में, जहाँ भी आपका स्टडी मटेरियल है, उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स जो है ऐड हो गए हैं, उनकी आपको यस मैम। नोटिफिकेशन नहीं आई होगी। हाँ, आप लोग मैनुअली चेक कर लीजिएगा एक बार। और आज की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, डोंट वरी, ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि मेरे पास जो भी डेटा है, एक कंपनी ने आप लोग आए, 2018 बैच हमारे पास आया, उनका सारा डेटा आ गया एडमिशन सेल के पास। उसके बाद एडमिशन सेल के पास जैसे ही ईयर चेंज हुआ, नेक्स्ट ईयर में जाकर 2019 बैच के स्टूडेंट्स आए, फिर उनका डेटा आया हमारे पास।
जो हमारा करंट ऑपरेशन चलेगा, जैसे हमारे पास 2020 के स्टूडेंट्स आते हैं, हमारा करंट जितना भी काम होगा वो 2020 के ऊपर होगा, या फिर हो सकता है उसके पिछले 4 बैचेस पे हो जाए, लेकिन वो कुछ अलग डिपार्टमेंट्स करेंगे। जो एडमिशन सेल है वो उस पे काम नहीं करेगा, उससे 17, 18 और 19 या उससे प्रीवियस डेटा के साथ कोई लिंक नहीं है। तो क्योंकि अब उसे वो डेटा रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये हो सकता है, एक ऑप्शन है कि आप उस डेटा को अपने डेटाबेस में से रिमूव ही कर दो, क्योंकि वो तो चाहिए ही नहीं। लेकिन दिस इज अ बैड ऑप्शन, क्योंकि हो सकता है किसी फर्दर एनालिसिस के लिए या कुछ और हमें देखना है, तो वहां पर हमें उस प्रीवियस डेटा की जरूरत पड़े। तो एक बेटर ऑप्शन है कि अगर इन दोनों डेटा को अलग अलग कर लिया जाए, कि मेरा जो करंट 2020 का डेटा है उसे मैं एक अलग जगह पे स्टोर रखूं, और बाकी का जो डेटा है उसे अलग जगह पे स्टोर रखूं। इससे हमारे फायदे क्या होंगे? अगर मेरे पास 2 रेपॉजिटरीज होंगी, एक रेपॉजिटरी ऐसी है जो कि नॉन चेंजेबल होगी, जो आपका प्रीवियस टाइम का डेटा है उससे अब हम कभी चेंज करेंगे ही नहीं। जो भी उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हमारे पास उस टाइम पे अवेलेबल थी वो वैसी की वैसी रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होती। रादर जो अब के स्टूडेंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम चेंज होने के चांसेस हैं, तो वो अपडेटेबल फॉर्म में होगा न्यू डेटा, जो कि ऑपरेशनल डेटा है। और एनालिटिकल डेटा फिक्स्ड होता है, टाइम टू टाइम उसमें डेटा ऐड जरूर हो सकता है, अपेंड हो सकता है, लेकिन अपडेट कभी नहीं होता। तो ये हमारे पास दो तरह के डेटाज हैं। इन्हीं दोनों टाइप के डेटास को हैंडल करने के लिए और डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या है, डेटा वेयर हाउसेस को लेकर आते हैं। क्योंकि जैसे ही ईयर बाय ईयर हमारे पास डेटा इंक्रीज होता जाता है, हमारे पास डेटाबेस में सिंपल कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी, और हमें क्या है, अब ऐसे टाइम पे कुछ ऐसे रिसोर्सेज चाहिए जो कि लार्ज अमाउंट डेटा को स्टोर कर सके। अब अगर आप लोग अज्यूम करो कि चलो कोई बात नहीं, हमारे पास हमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, हम हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम लोग अपने डेटाबेस में प्रीवियस वो स्टूडेंट्स भी रख सकते हैं, 2017 बैच के, 18 के भी, 19 के भी, 20 के भी। अगर हम लोगों ने इनको सेम डेटाबेस में रख भी लिया, तब क्या होगा कि आपको जब भी उन डेटाबेसेस पे कोई क्वेरी परफॉर्म करनी है, तो आपका कंप्यूटेशनल टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कहाँ पर आपको सिर्फ एक बैच के स्टूडेंट्स को सर्च करना है, वहीं आपने अपना काम जो है वो 4 टाइम्स या 5 टाइम्स इंक्रीज कर लिया। तो आपके पास जो भी, हमारे पास एक ऑपरेशनल सर्च में, एक एफिशिएंट डेटाबेस में एक क्वालिटी आती है कि आपको क्विक और एफिशिएंट रिजल्ट्स मिलने चाहिए, बिल्कुल टाइम टू टाइम रिस्पॉन्ड आना चाहिए। वो चीज़ वहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं निग्लेक्ट हो जाती है। इसलिए बेटर है कि हमारे पास दोनों डेटाज अलग अलग फॉर्म्स में हो, ताकि हम लोग उनको जब रिक्वायर्ड है तब यूज कर सके, और एल्स हम एनालिटिकल डेटा को अलग ही रखें। ओके, मूविंग बैक टू द प्रेजेंटेशन। तो हमारे पास डेटा वेयर हाउसेस की ज़रूरत क्यों आई? कि अगर हम अपने ऑपरेशनल डेटा को, द सेम थिंग, कि अगर हम अपने ऑपरेशनल डेटा को अपने करंट डेटाबेस में रखते हैं, देन इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एज द टाइम पासिस द डेटा इज गोइंग टू इंक्रीज, और वो आपके ईआरपी सिस्टम की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज दैट, however, once the operational use of data is over, it should be removed from operational database. नेक्स्ट क्या होगा कि जैसे ही आपका एकेडमिक ईयर एक खत्म होता है, आपको अब उस करंट डेटा की जरूरत नहीं है, आप उसे अपेंड कर सकते हो अपने वेयर हाउस में या अपने एनालिटिकल डेटा में, एंड नाउ दैट डेटाबेस इज अगेन अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग एडमिशंस और नेक्स्ट अपकमिंग रिकॉर्ड्स टू बी एंटर इन दैट। Next is the importance of data warehouse. The primary concept of data warehousing is that data stored for a business analysis and can be accessed most effectively by separating it from data in the operational system. जो भी डेटा हमें सिर्फ एनालिसिस के लिए चाहिए, अगर उसे अलग करना ही इसका प्राइमरी मोटिव था, ताकि हम लोग, मेन मोटिव डेटा वेयर हाउसिंग का क्या हुआ, टू इन्हांस द परफॉर्मेंस ऑफ द ईआरपी सिस्टम। That can be done only by separating the analytical data from the operational one. The main effects that we get by dividing this type of data is that we get high performance and quick response time from the given operational systems. So, as a formal definition of data warehouses, any subject oriented,
integrated, time variant, and non updatable collection of data that can be used by the management in their decision making process. तो डेटा वेयर हाउस में जनरली वही डेटा होगा जो कि हमारे लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में आएगा। डिसीजन मेकिंग तभी आता है हमारे पास जब हमारे पास दो अलग अलग सिनारियोज का डेटा है जो कि कंपेरेबल है। तो अगर मेरे पास इस साल की एडमिशन्स और नेक्स्ट साल की एडमिशन प्रीवियस ईयर की एडमिशन्स और इस साल की एडमिशन्स जो हैं उनका डेटा है, ओनली देन आई कैन कंपेयर देम। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उनके पास इस साल के प्रॉफिट्स हैं और प्रीवियस 2-3 इयर्स के प्रॉफिट हैं, तो वो उन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। सब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे होगा कि हमारा जितना भी डेटा है, हो सकता है वो सिर्फ कस्टमर्स के रिलेटेड हम लोग एनालाइज करना चाहते हो, या अगर किसी हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ के डॉक्टर्स के रिलेटेड, पेशेंट्स के रिलेटेड, वहाँ के स्टाफ के रिलेटेड। स्कूल की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो जो भी हमारे पास कंपनीज आती हैं हमारे साथ, जिनके टाई अप्स हैं, उनके साथ उनको अगर हम लोगों ने एनालाइज करना है। और फॉर एनी कंपनी अगर उसके कुछ कस्टमर्स हैं, कुछ उनके वेंडर्स हैं जिन लोगों के साथ उन्होंने क्या है कुछ भी ट्रांजेक्शन्स करनी है, या फिर उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सेल्स हैं, उनमें अगर आपको एनालाइज करना है, तो ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड हुआ। किसी एक सब्जेक्ट को लेकर आप क्या है अपना एक डेटा वेयर हाउस एनालिसिस जो है वो कर सकते हो। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड कैसे होगा कि जनरली आप हम नेक्स्ट एग्जांपल्स में देखेंगे कि जब भी हमारे पास डेटाबेस में डेटा आता है, तो जब भी हम मल्टीपल फॉर्म ऑफ डेटा की बात करते हैं, ह्यूज डेटा की बात करते हैं, वो सारा डेटा जो है वो बहुत अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है। हो सकता है एक डिपार्टमेंट है जिसने अपना डेटा किसी और रो एंड कॉलम फॉर्मेट में मेंटेन किया है, हाउएवर देयर इज अनदर डिपार्टमेंट जिसका उसी चीज को मेंटेन करने का कुछ फॉर्मेट अलग है। तो ऐसे सिनारियोज में आपके पास अलग अलग डेटा आएगा, लेकिन डेटा वेयर हाउसेस उन्हें इंटीग्रेट करेंगे, उन्हें एक फॉर्म में लेकर आएंगे ताकि हम उन चीज़ों को एनालाइज कर सकें। तो देयर शुड बी कंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशंस, formats, encoding, structures, and multiple that can be from multiple data sources as well. ओके, ये चीज़ जो है ये आगे जब हम करेंगे अलग अलग नेमिंग कन्वेंशंस कैसे आएंगी वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। Next is time variant. This thing can be changing as per the time. टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कैसे होगी कि अगर मेरा एक डेटाबेस है उसके रिकॉर्ड्स कभी भी चेंज नहीं होंगे, दे कैन ओनली बी अपेंडेड। उन रिकॉर्ड्स में कुछ इंक्रीमेंट जरूर होगा लेकिन अपडेशन कभी नहीं होगा। इस फॉर्म में ये टाइम वेरिएंट है। ये हो सकता है आपने एक साल का एनालिसिस जो किया वो आपके नेक्स्ट ईयर में वो चीज़ काम नहीं आएगी, यू हैव टू एनालाइज इट अगेन बिकॉज वो टाइम के साथ सारा डेटा जो है वो वेरी हो चुका है, कुछ अपडेशंस उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको उसे फिर से एनालाइज करना पड़ेगा, और हो सकता है कि इस बार एनालिसिस क्या है डिफरेंट आए। नॉन अपडेटेबल, क्लियरली किसी भी पुराने डेटा को हम लोग क्या है अपडेट नहीं कर सकते, वो सिर्फ रीड ओनली मोड में हमारे पास अवेलेबल होगा। अब हमारे पास डेटा वेयर हाउस के साथ एक और टर्म आती है डेटा मार्ट्स। डेटा मार्ट्स हम बोलते हैं कि अगर मैं डेटा वेयर हाउस की बात करूं तो डेटा वेयर हाउसेज में हमारे पास हर तरह का डेटा जो है वो अवेलेबल होगा, और वो यूज़र की रिक्वायरमेंट पे है कि यूज़र अगर चाहता है कि प्रोडक्ट बेस्ड, पेशेंट बेस्ड, स्टूडेंट बेस्ड या कस्टमर बेस्ड जिस तरह के एनालिसिस उसे लेने हैं, दोज कैन बी एक्सट्रैक्टेड। बट डेटा मार्ट्स जो होंगे, डेटा मार्ट्स डेटा वेयर हाउस का ही एक सब पार्ट होता है, तो हो सकता है वो सब पार्ट जो है सिर्फ कस्टमर्स पे ही हो सकता है वो सब पार्ट सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड हो, तो वहां पर हमें सिर्फ उन्हीं का एनालिसिस मिल सकता है। रादर पूरे डेटा वेयर हाउस के अंदर हम जिस चीज का एनालिसिस चाहें वो मिल सकता है, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का या एक ही सब्जेक्ट का एनालिसिस जो है वो हमारे पास आता है। ओके, नेक्स्ट इज द हिस्ट्री ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग, कि हमारे पास पहले डेटा बेसिस थे, डेटा बेसिस से हम डेटा वेयर हाउस तक कैसे पहुंचे। तो पहले क्या हुआ, हमारे पास
डेटाबेस टेक्नोलॉजीज आई, सिंपल टेक्नोलॉजीज, फिर हम लोगों ने मल्टीपल डेटाबेसेस जो है उन्हें आपस में कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। या फिर अगर हम बोलें कि हमारे पास अगर एक ही डेटाबेस के अंदर दो टेबल्स होते थे तो उनको आपस में इंटर रिलेट करना स्टार्ट कर दिया बेस्ड ऑन प्राइमरी और फॉरेन कीज। तो उन चीज़ों को हम लोगों ने नाम दिया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। उसके बाद हमारे पास क्या आया कि हमारे पास कुछ एडवांस कंप्यूटर हार्डवेयर्स आए जो कि पैरेलल कंप्यूटिंग करते थे। सो बिकॉज ऑफ दैट पैरेलल कंप्यूटिंग हमें कुछ और एडवांस डेटाबेसेस चाहिए थे जो कि ये हैंडल कर पाए कि एक ही टाइम पे अगर उस पर मल्टीपल एंट्रीज हो रही हैं देन दैट पर्टिकुलर सिस्टम शुड नॉट मिस एनी सिंगल एंट्री एंड इट शुड बी कंसिस्टेंट टू दैट। नेक्स्ट वन इज जब हमारे पास एंड यूजर कंप्यूटिंग आई। इससे पहले जितनी भी कंप्यूटिंग होती थी वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड कंप्यूटिंग होती थी कि आपके जितने भी रिक्वेस्ट हैं, आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, आपने कोई रिक्वेस्ट किया, आपका रिक्वेस्ट वाया सिग्नल्स डेटाबेस तक जाएगा, सर्वर तक जाएगा और वहां पर कंप्यूटिंग होकर आपको एक रिजल्ट्स मिलेंगे। बाद में हमारे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग या क्लाइंट साइड कंप्यूटिंग होने लगी जिससे आपके सॉफ्टवेयर इतने कंपेटेबल होते हैं कि वहीं पर आपको कुछ रिक्वायर्ड रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करके दे देते हैं। तो हमारे डेटाबेस कुछ ऐसे एफिशिएंट होने चाहिए कि जितने भी क्लाइंट साइड पर या फिर एंड यूजर की साइड पर कंप्यूटिंग हो रही है उन्हें भी मैनेज कर सके, क्योंकि एंड ऑफ द रिजल्ट दैट जो भी कंप्यूटिंग आपके यूजर साइड पर हुआ है दैट हैज टू बी अपडेटेड समवेयर इन द डेटाबेस एज वेल। Next is advances in the middleware enabling heterogeneous database connectivity. Now this point comes जहाँ पर हमारे पास अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस आ जाते हैं। टाइप से हमारा मतलब है कि दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डेटा ऑल्सो, द अरेंजमेंट ऑफ डेटा ऑल्सो। अब एक डिपार्टमेंट है जो कि अपने कॉलम का नेम जो है स्टूडेंट नेम है, सपोज स्टूडेंट नेम को S_नेम से लिख रहा है और अनदर डिपार्टमेंट है जो कि स्टूडेंट नेम या फिर सिर्फ नेम लिख रहा है उस चीज को। अगर मैंने इन दोनों के डेटाबेसेस को कंबाइन कर दिया और वहां पर क्वेरी लगाना चाहा तो वो कभी भी एफिशिएंट डेटा जो है वो पिक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों के डेटा कन्वेंशंस में, नेमिंग कन्वेंशंस में या फिर फॉर्मेट्स में कुछ डिफरेंस हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि कभी कभी हम लोग जब एक वेबसाइट बनाते हैं तो यूजुअली आप लोग यूजर नेम और पासवर्ड फिल करते हो तो वो डेटाबेस में जाकर भी इनक्रिप्ट होने के बाद स्टोर होता है, ताकि आपका अगर डेटाबेस कोई डायरेक्टली एक्सेस करे तो उनके पास वो सारी इंफॉर्मेशन जो है एज इट इज अवेलेबल ना हो। यूजुअली MD5 इंक्रिप्शन टेक्निक जो है वो बाय डिफॉल्ट हमें हमारे डेटाबेसेस में मिलती है। तो आपका कोई भी पासवर्ड है वो किसी भी, यूजुअली कोई आपके डेटाबेस को देखेगा या फेच करेगा तो जब तक वो उसे डीक्रिप्ट नहीं करता उसे एज इट इज पासवर्ड जो है व्यू नहीं होगा। तो इस तरह की हमारे पास हो सकता है एक डेटाबेस है अलग इंक्रिप्शन टेक्निक कर यूज कर रहा हो, द अनदर वन इज यूजिंग डिफरेंट टेक्निक। सपोज हम लोगों ने उनके कॉलम नेम्स को सेम करके मर्ज तो कर दिया, कनेक्ट कर दिया, लेकिन स्टिल जब हम उस पर एक सेम क्वेरी लगाएंगे, क्योंकि उन दोनों स्लॉट्स में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक्स का डिफरेंस है, तब वहां पर आकर क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, कुछ अलग या डिफरेंट डेटा हमारे पास आएगा। अगर हमने गलत टेक्निक लगाकर एक डेटा को डिक्रिप्ट किया तो वो डिक्रिप्ट तो हो जाएगा बट दिस विल बी डिफिकल्ट टू एनालाइज कि कहाँ पर इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। तो एडवांस मिडलवेयर्स आए हमारे पास जिन्होंने हेट्रोजीनियस डेटाबेस कनेक्टिविटी हमें अलाउ की कि आप कैसे कर सकते हो। कई बार हमारे डेटाबेस एक्सटेंशंस डिफरेंट होती हैं, वहां पर भी हेट्रोजीनियस डेटा अकर हो जाता है। नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशनल एंड इंफॉर्मेशनल सिस्टम। फिर जैसे स्टार्टिंग में जब हमारे पास सिर्फ हेट्रोजीनियस डेटा कनेक्टिविटी थी तब हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइप ऑफ डेटा होता था। जैसे हमारे पास डेटा जो है इंक्रीज करने लगा तब मॉडर्न कंप्यूटर्स ने या जितने भी मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने ये चीज़ एनालाइज की कि अब हम लोगों को अपना डेटा जो है, जितना भी हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है, अगर मेरा कंसर्न सिर्फ ऑपरेशनल डेटा के साथ है तो देन व्हाई एम आई हैंडलिंग दैट एनालिटिकल डेटा विच इज देयर। अगर हम लोग अपना फोकस सिर्फ ऑपरेशनल डेटा पर करें और बाकी के डेटा को निग्लेक्ट ही कर दें तो हम लोग बड़े डेटा को भी बहुत थोड़े से टाइम में मैनेज कर सकते हैं और एफिशिएंट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो
स्टार्टिंग फ्रॉम द डेटाबेसेस इवोल्यूशन ऐसे हुआ और हम लोग अब आ गए हैं जहाँ पर हमारे पास वेयर हाउसेज हैं. दैट मीन्स वी हैव आइडेंटिफाइड द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशनल एंड इंफॉर्मेशनल systems or operational and analytical data. Okay. Yes, fine. अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो? Okay. Next thing is need for data warehousing. That is simply to increase the performance so that we can separate our two type of systems and we can integrate huge amount of data with high quality performance. Now, what are the different trends for motivating data warehouses? Why any organization would want कि हमें data warehouses को implement करना है या फिर हमें इन्हें यूज करना है? जो चीज हमने अभी तक डिस्कस की इन द टर्म ऑफ इम्पोर्टेंस वो था इम्प्लीमेंटेशन की टर्म्स में, बैकएंड की टर्म्स में, डेटाबेसेस की टर्म्स में. अब अगर हम हायर मैनेजमेंट पे आ जाते हैं देन दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट डेटाबेस. उन्हें क्या पता है कि मुझे कैसे किसी भी कस्टमर के साथ, किसी भी वेंडर के साथ कांटेक्ट करना है, कैसे उन्हें एफिशिएंटली एक रिजल्ट देना है. सो वी हैव टर्म्स फॉर दैट. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज वन ऑफ दोज. अगर हमारा डेटाबेस, ऑपरेशनल डेटाबेस बहुत ही लिमिटेड स्कोप में आ जाता है, वी कैन हैंडल इट इन दैट टर्म्स कि हम लोग परफॉर्मेंस इंक्रीज कर चुके हैं, हम लोग रिस्पॉन्स टाइम को इंक्रीज कर चुके हैं. तो जैसे ही आपके कस्टमर के थ्रू कोई भी क्वेरी आती है, यू कैन रिस्पॉन्ड टू दैट इमीडिएटली. सिस्टम में के स्लो होने के या ऑपरेशनल कोई भी उस चीज में कोई भी इंटरप्शन आने के चांसेस जो है वो कम है. सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जैसे हमारे पास कस्टमर्स हैं वाया whom वी आर कनेक्टेड विद सम फाइनेंशियल सोर्सेज, वैसे हमारे पास कुछ सप्लायर्स या वेंडर्स भी हैं जिनके साथ हम लोग वैसे ही कनेक्टेड हैं. वी नीड टू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम देम एंड दे आर गोइंग टू गिव अस द सप्लाई फॉर द सेम रॉ मटेरियल. तो उनके साथ अगर आपको अपने रिलेशनशिप्स जो है मैनेज करने हैं, अगर आपको देखना है कि प्रीवियस टाइम पे हम लोगों ने इतना ऑर्डर इन लोगों को दिया था एंड दे हैव प्रोवाइडेड अस दिस, तो उसके बाद अब आपको अपना रॉ मटेरियल का जो अमाउंट है वो इंक्रीज करना है, कैसे करना है, अगर उनसे फीडबैक चाहिए, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर क्विकली क्या है आप लोग अचीव कर सकते हो. Then any organization can handle its analysis activities in a balanced way. जैसे भी जिस भी तरह की आपको एनालिसिस चाहिए, क्योंकि हमारे पास हर तरह के डेटा मार्ट्स, हर तरह के डेटा वेयर हाउसेज अवेलेबल हैं, हर तरह का पुराना डेटा अवेलेबल है, तो हम क्विकली उन सभी में क्या है बैलेंस्ड वे से कोई भी एनालिसिस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज दैट नो सिंगल सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स. हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं वो पहले क्या था कि वही सिंगल सिस्टम में ऑपरेशनल और एनालिटिकल डेटा प्रेजेंट था. नाउ वी डोंट हैव एनी सिंगल सिस्टम फॉर द रिकॉर्ड्स, वी हैव टू सेपरेट सिस्टम, वन फॉर द ऑपरेशनल एंड अनदर वन फॉर द एनालिटिक पर्पसेस. Next one is that what are the data warehouse architectures? How certain data warehouses can be implemented, and what are the different scenarios in that? तो डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर डिस्कस करने से पहले हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं. जनरली इन पे क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज ETL in data warehouses. ETL जो है वो क्या होता है? ETL corresponds to extract, transform and load. ये तीन मेन ऑपरेशन है किसी भी डेटा वेयरहाउस सिस्टम के, जो कि एक सिंपल डेटा वेयरहाउस में परफॉर्म होंगे और इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे.
एक्सट्रैक्ट से हमारा मतलब है दैट वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज। हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के रिसोर्सेज हो सकते हैं। कुछ इंटरनल रिसोर्सेज हो सकते हैं, इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज हो सकते हैं। उन दोनों के फॉर्मेट्स अलग हो सकते हैं, टाइप्स अलग हो सकती हैं, इंक्रिप्शन टेक्निक्स अलग हो सकती हैं। तो कहाँ कहाँ से हमें कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, दैट इज द वन टेक्निक। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म। अब मेरे पास अलग अलग फॉर्म से, अलग अलग जगह से डेटा है, मुझे उसे ट्रांसफॉर्म करना है टू वन सूटेबल फॉर्म जो कि मेरा सिस्टम अंडरस्टैंड करता है, जिसके थ्रू मुझे एनालिसिस करना है। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप। उसके बाद आता है लोड। अब जब आपका डेटा बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया है, तब आपके पास कुछ डेटाबेसेस होंगे, कुछ रेपोजिटरीज होंगे जिन्हें हम बोलते हैं डेटा मार्ट्स और डेटा वेयर हाउसेस। नाउ यू हैव टू लोड दैट डेटा इनटू दैट डेटा मार्ट और डेटा वेयर हाउस। फर्दर वहाँ से हमारे पास कुछ ऑपरेशंस लगेंगे जो कि हमें अलग अलग एनालिसिस जो हैं वो एज अ रिजल्ट देंगे। ठीक है, सो ये 3 प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा वेयर हाउस में: एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। हाँ जी, अपने माइक्रोफोन्स म्यूट पे ही रखो सभी। Okay, so we were discussing about architectures. The first one is independent data marts. इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट से हमारा मतलब है कि ऐसे सिस्टम हमें बनाने हैं जहाँ पर इन तीनों ऑपरेशंस की अगर बात करें हम, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ये तीनों ऑपरेशंस जो हैं वो इंडिपेंडेंटली हों हर एक डेटा मार्ट के लिए। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड का मतलब यही था कि एक जगह से डेटा को फेच करना, देन टू चेंज इट एंड देन लोड इट इन अ डेटा वेयर हाउस और डेटा मार्ट। तो अगर हमारे पास आ जाता है इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट और डेटा वेयर हाउस, दैट मीन्स कि आपके हर एक डेटा मार्ट के लिए, हर एक स्टोरेज के लिए अलग ऑपरेशन होंगे, एक्सट्रैक्शन के, ट्रांसफॉर्मेशन के और लोडिंग के। जो चीज़ हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर मेरे पास ये सेवरल डेटा मार्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो हर एक के लिए मेरे पास सेपरेट एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड जो ऑपरेशन है हर एक के लिए अलग अलग ऑपरेट हो रहा है। सो सच टाइप ऑफ डेटा मार्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो अब जो हम चीज़ पहले डिस्कस कर रहे थे वो क्या है कि अगर मेरे पास सपोज कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग डिवाइस है कि अगर मुझे एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए मैंने एक तो प्रोसेसिंग ऑपरेशन रखा हुआ है। जैसे मैंने एक गूगल फॉर्म जनरेट किया और स्टूडेंट्स को बोला कि आपको लाइव अभी इसी फॉर्म में डेटा जो है फिल करना है और आप मुझे ये डेटा अवेलेबल करवा दो। एक है जो मेरे पास मेरे स्टोरेज के अंदर वही डेटा कुछ प्रीवियस स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, वो डेटा मैं वहाँ से उठा सकती हूँ। और एक है जो जो किसी भी करंट पैरेलल क्लास के लिए हमारे पास अपने करंट सिस्टम के ऊपर ऑपरेशनल डेटाबेस के अंदर अवेलेबल है। तो तीनों डेटा जो है वो तीनों अलग अलग फॉर्म से हो सकते हैं। हम अज्यूम करें कि अगर हमारे पास 3 अलग अलग टीचर्स हैं, उनके पास अपने 3 अलग अलग तरीके से डेटा रखा हुआ है, तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल है कि उन उन लोगों के उस डेटाबेस के कॉलम नेम्स जो हैं वो अलग हों। सभी ने इंफॉर्मेशन सेम ली है, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, देयर ब्रांच, देयर फादर्स नेम, एड्रेस और द थिंग्स, ये सारी चीज़ें सेम हैं, लेकिन उनके फॉर्मेट्स अलग हो सकते हैं। वहाँ पर जो नेमिंग कन्वेंशंस यूज़ हो रही हैं वो अलग हो सकती हैं, कुछ इंक्रिप्शन टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं वो भी डिफरेंट हो सकती हैं। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि हमारे पास कितने सोर्सेज हैं उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए, जहाँ से हम अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अब इन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैकेनिज्म्स भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। प्लस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है जहाँ से वो डेटा जो है वो उठा रहा है। सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ऐसा डेटा चाहिए जो कि विकिपीडिया पे या किसी भी गवर्नमेंट साइट पर अवेलेबल है, तो वो डायरेक्ट वहाँ से उठाएंगे और हो सकता है वहाँ पर जो भी फाइल अवेलेबल हो उसका फॉर्मेट हमारे करंट इंटरनल फॉर्मेट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब हमने सारा का सारा डेटा जो है उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया। देन वी केम टू द डेटा स्टेजिंग स्टेप।
जो स्टेजिंग एरिया है हमारा, उसे हम जनरली बोलते हैं कि नाउ वी नीड टू प्रोसेस दैट डेटा। प्रोसेस के अंदर हमारे पास सब पार्ट्स आ जाते हैं, क्लीन कर सकते हैं हम उस डेटा को, रिकनसाइल कर सकते हैं, उसी डेटा में से कुछ मैम डेटा डिराइव। हाँ जी। मैम मैं रिपीट कर दो फिर से, बल्कि मैम कहते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो मैम आपकी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही थी। ओके शिवम, मैम जो अब पहले क्लियर है? वाला, हाँ जी मैम अब आ रही है आवाज़। ओके ओके ओके। शुड आई रिपीट फ्रॉम दिस आर्किटेक्चर? जो मैम जो जो मैम अभी आपने वो दिखाए थे ना इमेज, जो मैम उस कैसे थे इमेज उसी का थे से? लेफ्ट हैंड साइड। ओके ओके ओके, ठीक है। ये मैम जो सोर्स वाला सोर्स डाटा सिस्टम वाला उसकी ठीक बात है, कर रहा हूँ। ठीक है शिवम। तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट्स की। तो ये हमारे जो डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर है उसका ही एक पार्ट है। इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट से हम लोगों को एक चीज़ समझ में आती है कि अगर मेरे पास, हम सीधा इस चीज़ पर आ जाएं कि डेटा वेयर हाउस है। हमने बोला था कि वेयर हाउस की ही एक सब पार्ट को हम लोग मार्ट्स बोलते हैं, डेटा मार्ट्स। तो एक मेरे पास ह्यूज डेटा वेयर हाउस होगा, उसके अंदर मेरे पास डिफरेंट सब डेटा मार्ट्स अवेलेबल हैं। तो इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट मुझे बोलता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर एक डेटा वेयर हाउस के लिए 3 ऑपरेशंस जो है वो फिक्स्ड हैं: एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ईटीएल ऑपरेशन। तो ये ईटीएल ऑपरेशन हर एक डेटा मार्ट के लिए अगर इंडिपेंडेंट हो जाए, इस डेटा मार्ट का ईटीएल ऑपरेशन इस डेटा मार्ट के ईटीएल ऑपरेशन से कोई लिंक नहीं रखता। सच टाइप ऑफ सिस्टम्स आर नोन एज इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट्स। अब अगर हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोगों ने बोला कि अगर हमारे पास अभी 3 सिनारियोज हैं ऐसे, ये जो हम लोगों ने 3 डायग्राम्स दिखाए हैं। सपोज दिस प्रोसेसिंग इज मैनेज्ड बाय टीचर ए, and this is by another teacher B, and this is by some another teacher C। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो सी टीचर था, इनको हमने बोला कि हमें आपके स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन सिर्फ इस फॉर्म में कि आपके स्टूडेंट का नाम क्या है, उनके फादर्स मदर्स नेम, उनका रोल नंबर, एंड उनके कुछ हम पर्टिकुलर सेमेस्टर के मार्क्स मांग रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस टीचर ने उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को बहुत पहले पढ़ा लिया है, वो लोग पास आउट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी स्टोरेज है, जो हमारा प्रीवियस डेटा है, हम लोगों ने वहां से डेटा उठाया, एक फॉर्म है। दूसरी चीज, ये हमारे वो टीचर हैं जिन्होंने अभी लास्ट सेमेस्टर में उस सेमेस्टर को पढ़ाया था या उन स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, रिलेटेड स्टूडेंट्स को। तो उन्होंने क्या किया, अपने करंट ऑपरेशनल डेटा से, क्योंकि वो मेरा अभी क्या है, ईयर सेम चल रहा है, तो उनके पीसी में वो चीज अवेलेबल होगी, उन्होंने वहां से उठाया, वहां से उठा के हमें दे दिया। नेक्स्ट इज, जो अभी जैसे हमारी क्लास चल रही है, सपोज मैंने आपको फर्स्ट टाइम पढ़ाया, मेरे पास आपका कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है, मैंने अभी आपको बोला कि एक मैंने गूगल फॉर्म बनाया, इसमें इसको आप लोग अभी भरो, हमें ये डेटा जो है वो चाहिए। तो मेरे पास 3 अलग फॉर्म में डेटा आ गया। अब ये चीज हो सकती है कि हम तीनों टीचर्स ने, किसी ने स्टूडेंट नेम जो है अपने डेटाबेस में सिंपल नेम लिखा हुआ है, किसी ने S_नेम लिखा है, किसी ने पूरा स्टूडेंट नेम लिखा है। अब अगर किसी ने इन नेमिंग कन्वेंशंस पे ध्यान नहीं दिया और डायरेक्टली इसे मर्ज कर दिया, तो क्या है, सारा का सारा डेटा जो है वो खराब हो जाएगा, उनमें जॉइंस ही नहीं लगेंगे, वो मर्ज भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या है, इस डेटा को मैनेज करना होगा। हम मैनेज वाले सिचुएशन पर बाद में आते हैं, पहले हमने ये देखा कि हमारे पास कितने अलग अलग टाइप का डेटा जो है वो आ सकता है। तो हमने यहाँ पे 3 सिचुएशंस अज्यूम की। वैसे ही एक कंपनी में हो सकता है कि एक कंपनी के बाद एक के पास एक करंट डेटा है, जो कि सपोज एक एक्सेल फॉर्मेट में है, एक उसके पास एक और डेटा है कुछ पुराना, जिसकी उनके पास एक्सेल फाइल तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक पिक्चर है उस टेबल की। उन्होंने क्या किया था, उसे एक्सेल बनाया और उसका प्रिंट ले लिया था। अब उनके पास वो क्या है, या तो वो प्रिंटेड फॉर्म में है या फिर उसका एक जेपीजी बन सकता है, फॉर्मेट्स डिफरेंट हैं। या फिर उनके पास एक डेटाबेस में एक फाइल पड़ी हुई है, पूरा का पूरा डेटाबेस .db फाइल। तो एक एक्सेल फाइल है, एक जेपीजी फाइल है, एक .db फाइल है, टोटली डेटाबेस की फॉर्म में। 3 अलग अलग फॉर्मेट्स हो गए। या फिर हमने बोला था कि अगर स्टूडेंट्स के केस में लें तो टेबल सेम है लेकिन उनमें नाम अलग हैं, ये हो सकता है। हो सकता है इनकोडिंग टेक्निक्स अलग हों। मैम ये स्लाइड स्लाइड थोड़ी बड़ी करना मैम जी। ऑल राइट, हाँ जी, अब विजिबल है?
ओके मैम। हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास क्या है, अलग अलग टाइप का डेटा जो है वो हो सकता है। फर्दर एक कंपनी है, ये तो हो गए सारे इंटरनल टाइप के डेटा। एक ये चीज हो सकती है कि एक कंपनी है जिसके पास कुछ एक्सटर्नल डेटा जो है वो अवेलेबल है। उन्हें कुछ ऐसा डेटा चाहिए था जो कि उन्हें क्या है विकिपीडिया से मिल गया या किसी और वेबसाइट से मिल गया, उसका फॉर्म भी अलग हो सकता है। तो उन अलग अलग टाइप्स के डेटा को कहाँ से ढूंढना है, कहाँ से अवेल कराना है, उसे हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। कि अब मुझे क्या है, अलग अलग फॉर्मेट्स में डेटा को सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है। कि मेरे पास एक उस टेबल में है, एक्सट्रैक्शन का मतलब ही क्या है कि आपके पास ए बी सी 3 फ़ोल्डर थे, तीनों में अलग-अलग फाइल्स हैं। आपको अपना एक डी फ़ोल्डर बना के उन तीनों की फाइल्स को, ए, बी, सी वाली फाइल्स को कॉपी पेस्ट करके डी में लेकर आना है। दैट इज़ एक्सट्रैक्शन। कि आपने अपने डिपार्टमेंट में, अपने फ़ोल्डर में, अपने डेटाबेस के अंदर उन सारे डेटा को इकट्ठा ले आए हो। लेकिन अभी हम उसे क्या है, मर्ज नहीं कर सकते क्योंकि उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो हम लोगों ने एक डिफरेंट स्टेज रखा, डेटा स्टेजिंग एरिया जिसे बोला। दिस इज होल ऑफ द प्रोसेसिंग पार्ट। कि हम लोगों ने अब डेटा को इस टाइप से प्रोसेस करना है कि मेरा सारा का सारा जो डेटा है वो मेरे पास एक फॉर्म में आ जाए। तो वहां पे हमारे पास कुछ सब पार्ट्स आते हैं कि हम लोग उस डेटा को क्लीन कर सकते हैं, उस डेटा को रिकंसाइल कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। डिराइव का मतलब है कि मेरे पास सपोज मुझे एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, एज, लेकिन बच्चों ने फिल किया है अपना डेट ऑफ बर्थ। सो आई कैन डिराइव एज फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ इजीली। मुझे एक फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद मेरे पास डिराइव हो जाएगा डेटा। स्टूडेंट्स ने अपना लास्ट नेम और फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग भरा है, मुझे फुल नेम चाहिए, आई कैन डिराइव दैट। हमारे पास ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं। स्टूडेंट्स ने अपने इंडिविजुअल मार्क्स भरे हैं, मुझे टोटल मार्क्स चाहिए। मैम जरूरी नहीं है कि उसको, अगर जो स्टूडेंट होगा वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही भरेगा, ईयर भी भर सकता है। तो फिर कैसे आपने जो कीवर्ड लगाई होगी बैकएंड में, कैसे क्या हैंडल कह रहे हो करेंगे? आप पवन? आपके ना पीछे नॉइस बहुत आ रही है। आप रिपीट कर दो क्या कह रहे हो। मैम मैं ये कह रहा हूँ हम्म कि जैसे आप बोल रहे हो कि स्टूडेंट अपना डेटा, उसको डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो हम्म वो ईयर ऑफ बर्थ डालेगा तो डेट ऑफ बर्थ अपने आप ड्राइव हो जाएगी। समझ आप रहे हो मेरी बात? तो आपकी मतलब कि जो आवाज। आप उसकी बैकएंड में जो क्यूरीज लगाओगे हाँ। हम्म। वो कैसे हैंडल करोगे मैम? वो कैसे हैंडल करना है, देखो मुझे क्या करना है, बैकएंड पे क्वेरी मैंने ऐसी लगाई। हमारे पास जनरली जब भी हम डेटा को हैंडल करते हैं तो थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट होता है उसमें और थोड़े से क्वेरी हैंडलिंग होती है। जनरली आपको एक प्रोग्राम कॉल करना होता है जहाँ पे आप डेटा को फेच करते हो, किसी लॉजिकल लैंग्वेज के थ्रू उसे प्रोसेस कर लेते हो और फिर से उस डेटा को दोबारा डेटाबेस के अंदर फीड कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, किसी भी डेटा को क्या है यूज कर सकते हैं। आई थिंक आई एम क्लियर पवन। नहीं मैम, मैं ये कह रहा था कि जैसे आप कह रहे हो कि स्टूडेंट ने डेट ऑफ बर्थ, हाँ वो करवानी है, ड्राइव करवानी है, तो हम्म। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही डाले, हाँ, अच्छा, ऐसे ईयर भी फॉर्म डाल में। सकता है ओनली। नहीं नहीं नहीं, वो क्या होगा कि मैंने जब भी उससे मांगा, इन्फॉर्मेशन मांगी, तो अब हमारे पास ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि आपको जब भी फॉर्म्स आते हैं आपके पास, तो आपसे अगर हमने डेट ऑफ बर्थ मांगा है तो जनरली कैलेंडर पूरा शेयर हो जाता है। तो उसमें आपको डेट, मंथ, ईयर तीनों चूज करने ही पड़ते हैं। कुछ कुछ और फॉर्म्स जो होते हैं वहां पर भी क्या है, आपके पास पहले डी डी एम एम वाई वाई के ऑप्शन आते थे, कंपलसरी आते थे। तो वो क्या है, वो प्रोग्रामर के एंड वाली चीज़ें हैं कि हम लोग उन चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन ही चाहिए। और जनरली स्कूल कॉलेजेस में जब हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो बहुत रेयर होगा, किसी स्टूडेंट ने ऐसा किया होगा कि वो ईयर सिर्फ फिल कर दे और डेट और मंथ ना डाले। अदरवाइज दिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वो हम फॉर्मेट ही ऐसा रखेंगे वो प्रोग्रामिंग साइड पे कि हमारे पास उसी तरह का डेटा ओके है। मैम। हाँ जी। ओके,
तो डिराइवेबल डेटा हम उसे उस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। कुछ मैच करना है, कुछ मैच के अंदर हमारे पास आते हैं कि हम उस चीज़ को कंबाइन करके प्रेजेंट करना चाहते हैं, या फिर हमें उन दो चीज़ों को, हमारे पास हो सकता है दो तरह के बोगस डेटाज आ जाएं, तो उनमें से कंबाइन करके कि अगर मेरे पास सेम यूज़र के दो तरह के डेटा हैं तो एक को हमें रिमूव करना है, एक रिकॉर्ड ही रिमूव करना है। दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ क्लीनिंग ऑल्सो। स्टैंडर्डाइज करना है उस डेटा को, अगर हमें या फिर कंफर्म करना है, उसकी डायमेंशंस चेंज करनी है, या फिर उस डेटा को हमें क्या है ट्रांसफॉर्म करना है। बेसिकली दिस इज कि मेरे पास एक फॉर्म में डेटा है, उसे मैं इन सारे सब पार्ट्स को यूज करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम अपने एक रिक्वायर्ड फॉर्मेट में। वो रिक्वायर्ड फॉर्मेट किस बेसिस पे जनरेट करेंगे हम, कि हमारी कंपनी की या हमारे एनालिटिकल टूल्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम उन्हें चेंज करें। तो जैसे ही हम लोगों ने ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन की, नाउ वी आर डन विद द ई पार्ट, एक्सट्रैक्शन एंड टी पार्ट। अब हमें करना है डेटा को लोड, ईटीएल में से लोडिंग पार्ट पर आ गए हैं। तो लोडिंग पार्ट में आपको क्या करना है, सारा का सारा डेटा जो है वो डेटा वेयर हाउस में जाएगा। डेटा वेयर हाउसेस फर्दर सब डिवाइडेड होंगे डेटा मार्ट्स के अंदर। उन डेटा मार्ट्स में जैसे हमारे पास डेटा जाएगा, तब मेरे पास स्टोरेज हो चुकी है सारे डेटा मार्ट्स में एक ही फॉर्मेट में, या फिर एक ही स्टैंडर्ड के साथ जो है वो डेटा मेंटेन्ड है। अब जो मुझे यहाँ से चीज़ यूज़ करनी है, हो सकता है हमें कुछ ना कुछ रिपोर्ट यूज़ करनी हो। ओलैप टूल्स जो है हम कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी रिपोर्ट्स बना सकते हो। कुछ एंड यूज़र एप्लीकेशन के लिए आपको कुछ डेटा चाहिए, वो आपको बनाना है। आपको उसी डेटा को विजुअलाइज करना है। एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एक विजुअलाइजेशन। अगर मेरे पास एक ग्राफ हो रादर देन एक नंबर्स के बिना, कि उससे मैं उन ग्राफ में से देख सकूं कि कहाँ पर इंक्रीमेंट है, कहाँ पर डिक्रीमेंट है। एनालिसिस का बेस्ट वे होता है थ्रू विजुअलाइजेशन टूल्स। वहाँ पर यूज हो जाता है। आपके बिजनेस प्रोसेस को कैसे मैनेज करना है वहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो तब हमारे क्या होंगे, अलग अलग डेटा मार्ट्स में से जैसी रिक्वेस्ट आएगी वैसी रिक्वेस्ट को आप लोगों को अवेलेबल करवाना है अपने एंड यूजर्स को, अपने मैनेजमेंट्स को, ताकि वो उन डेटा को एनालाइज कर सकें। तो जनरली अब आप ये सोच सकते हो कि दिस इज योर दैट डेटाबेस जिसकी हम अब तक बात कर रहे थे, कि आपका एक डेटाबेस है, उसके अंदर अलग अलग टेबल्स हैं। जिस टेबल से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे कंबाइन किया और एक नया एनालिसिस, एक नया व्यू जो है वो जनरेट कर दिया। लेकिन क्योंकि हमारे पास अब डेटा बहुत अलग अलग फॉर्म में था, इसीलिए हमने डेटा वेयर हाउसेस बनाए, ताकि उन अलग अलग डेटा को एक्सट्रैक्ट और प्रोसेस करने के बाद हम लोग एक जगह पे स्टोर कर सकें। और फर्दर ये डेटा वेयर हाउस जो होगा ये सिर्फ एनालिसिस वाला डेटा है। जो हमारा ऑपरेशनल डेटा होगा वो हमारे करंट डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे ही हमारा वो करंट एकेडमिक ईयर या प्रोसेसिंग ईयर खत्म हो जाता है, या जो भी टाइम पीरियड हमने रखा है, वी विल कन्वर्ट दैट डेटा इनटू अनदर डेटा मार्ट। या फिर अगर ये अलग अलग डेटा मार्ट्स मेरे पास बने हुए हैं, एक अकाउंट्स का है, एक टीचिंग का है, एक स्टूडेंट्स का है, एक और एम्प्लॉयज का है, तो अब जितना भी डेटा है मेरे पास करंट सेमेस्टर का, करंट ईयर का, उस सारे को मैं देखूंगी कि कौन सा किस डेटा मार्ट को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, कौन सा किसके रिस्पेक्ट में है, और हम उस डेटा मार्ट को उस इंफॉर्मेशन के साथ अपेंड कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, और मेरे पास नया डेटा वेयर हाउस जो है वो रेडी है। और हम इसके साथ अलग अलग एनालिसिस जो है वो कर सकते। ठीक है, सो जो चीज यहाँ पर है, दैट आर डेटा मार्ट्स आर जनरली मिनी डेटा वेयर हाउसेस विच आर लिमिटेड इन देयर स्कोप। अगर इसमें सिर्फ अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन है तो सिर्फ अकाउंट की इन्फॉर्मेशन ही आपको मिलेगी। अगर एक डेटा मार्ट से आप एनालिसिस करना चाहते हो सिर्फ एक से, तो बहुत लिमिटेड सा एनालिसिस होगा। इसीलिए हम लोग 2 या 3 डेटा मार्ट्स के इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके अलग अलग तरह के एनालिसिस निकालते हैं। So these are all the complexities which are due to multiple data marts and the different type of analysis that we want to generate.
and here we can see that there are separate ETL processes for each independent data mart. तो अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप आता है विच इज डिपेंडेंट डेटा मार्ट एंड ऑपरेशनल डेटा स्टोर्स. सो डिपेंडेंट वर्ड से ही क्लियर है कि अब हमारे जो डेटा मार्ट्स होंगे या जो भी डेटा वेयर हाउस हम जनरेट करेंगे सभी के अपने अलग अलग प्रोसेसेस ना होकर अब हमारे पास एक कंबाइंड फॉर्म आएगी. तो दिस इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम दिस कि आपने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया, अलग अलग जगह से एक्सट्रैक्ट किया, उसे चेंज जूम करो किया. मैम स्लाइड. ओके, तो मेरे पास अलग अलग टाइप से डेटा आया, उस चीज़ को हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया, कन्वर्ट किया, लेकिन कन्वर्ट करने के बाद मैंने एक ही वेयर हाउस में सारा डेटा जो है वो लोड कर दिया. फर्दर अब हम अपने डेटा के अंदर स्टोरेज एरिया के अंदर ये ऑपरेशन लगा सकते हैं कि हम लोगों ने कुछ अलग अलग डेटा मार्ट्स बाद में बनाए उस सारे ऑपरेशन को एक बार परफॉर्म करने के बाद. अब ये P और L जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जब भी अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ चलें, अभी जब भी आप लोग एक क्या है रेफरेंस क्रिएट करते हो तो ईदर दैट कैन बी अ फिजिकल रेफरेंस और इट कैन बी अ लॉजिकल रेफरेंस. या तो वो डेटा एक्चुअल में वहीं पर स्टोर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है कि वहां पर सिर्फ उस चीज का एड्रेस हो, लॉजिकल एड्रेस हो, लेकिन एक्चुअली वो डेटा क्या है आपके डेटा वेयर हाउस में ही स्टोर्ड हो. तो ये डेटा मार्ट्स जो है वो आपके इस तरीके से बन सकते हैं कि आपने लॉजिकली यहाँ पर रखा है लेकिन एक्चुअल एक्सट्रैक्शन जो है वो यहीं से हो रही है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म्स कि आप कैसे उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो. So it's saying that we have a single ETL process for whole of our enterprise data warehouse. जो हमने पूरा enterprise का data warehouse बनाया है उसके लिए हमारे पास single process है. फर्दर उसी वेयर हाउस के साथ हमारे पास कुछ लॉजिकल या फिजिकल डेटा मार्ट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, दिस इज ऑप्शनल. और उनके थ्रू क्या है हम लोग सिमिलरली उसी तरीके से अपने अलग अलग व्यूज जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं. हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज अ टाइप ऑफ लॉजिकल डेटा मार्ट्स एंड रियल टाइम डेटा वेयर हाउसेस. अब हमारे पास लॉजिकल डेटा मार्ट्स आएंगे एंड यहाँ पर क्या है हम लोग ये इतने एफिशिएंट सिस्टम्स बन चुके हैं कि रियल टाइम डेटा मैनेज कर सकते हैं. रियल टाइम डेटा मैनेज तभी होता है जब आपके पास क्विक रिस्पॉन्सेज आए, ऑन द स्पॉट आपकी प्रॉब्लम या क्वेरी जो है उसके रिस्पॉन्सेज हमारे पास आते जाएं. तो इसके लिए हम लोगों ने सिंपली क्या किया कि हमारे पास जितने भी ट्रेडिशनल प्रोसेसेस थे, सिस्टम्स थे, तो हम लोगों ने क्या किया जितने भी हमारे पास सिस्टम्स आ रहे थे वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग का जो काम था वो अलग अलग होता था हमारे पास. हम लोग पहले सारे डेटा को ट्रांसफॉर्म करते थे, उसके बाद उसे लोड करते थे, उसके बाद उस पर कुछ भी रिक्वायर्ड एनालिसिस जो था वो परफॉर्म होता था. दैट वाज द सिंपल केस देयर. तो अब हम लोगों ने क्या किया वी हैव जस्ट कंबाइंड दैट प्रोसेस कि हमारे पास पहले डेटा जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा, जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होता जाएगा साथ के साथ हम लोग क्या है उसे अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देंगे और जब वो स्टोर होगा
वो एक्चुअली हमारे रियल डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, लेकिन हमने उस चीज़ को लॉजिकली डिवाइड करके, ब्लॉक्स में डिवाइड करके उसके लॉजिकल डेटा मार्ट्स जो हैं वो बना लिए। अब लॉजिकल डेटा मार्ट्स का हमें फ़ायदा कब होगा कि सपोज़ अगर मेरे पास एक हैशिंग टेक्निक है। हैशिंग में आपके पास क्या होता था कि आपको अगर कोई भी चीज़ एक्सेस करनी है, तो आपको, अगर आपके पास 100 की लेंथ में डेटा है, यहाँ पर तो 100,000 लैक्स के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं अगर 100 की फॉर्म में डेटा है, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा टेक्निक लगाओगे जिससे वो आपको बता देगा कि आपको फर्स्ट 25 में सर्च करना है या लास्ट 25 में या मिडिल में कहीं पर। तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड सर्च स्कोप आ जाता है एक लॉजिकल रेफरेंस के साथ। तो उसके थ्रू क्या होगा, आपका एक्सट्रैक्शन टाइम, आपका रिस्पॉन्स टाइम फिर से इंक्रीज होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ लॉजिकल डेटा मार्ट्स बनाने का मतलब यही था कि हम लोगों ने रेफरेंसेस जनरेट कर लिए अलग अलग वेयर हाउसेस से, जिनके थ्रू हम लोग अपने डेटा को इजीली अभी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फर्दर रियल टाइम सिस्टम्स को अचीव करने के लिए हम लोगों ने जैसे ही उस डेटा को अलग अलग सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट किया, तो हमने पैरेलली साइड बाय साइड उसकी प्रोसेसिंग, और जितना डेटा हमारा प्रोसेस हो रहा है उससे साइड बाय साइड स्टोरेज देनी शुरू कर दी। जैसे ही वो स्टोर होगा उसी टाइम पे आपको क्या है, उस चीज़ की इंफॉर्मेशन ऑन द स्पॉट मिल जाएगी। ये चीज़ बहुत मैटर करती है जब हमारे पास ह्यूज डेटा हो, क्योंकि ह्यूज डेटा को प्रोसेस करने में और फिर उसे स्टोर करने में जो टाइम डिफरेंस आएगा, दैट कैन बी डिफरेंट कि अगर हम उसी ह्यूज डेटा को पैरेलली ट्रांसफॉर्म और स्टोर करते जाएं, तो हमारे पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो पैरेलली आता जाएगा, जो कि हमारे पास रियल टाइम में काफ़ी इफेक्ट करेगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। So here, the data marts are not separate databases, but they are just logical views of your actual data warehouse, and it is easier that we can create just a reference of the new data and create a new data mart. हमें कुछ भी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ डेटा नहीं करना पड़ेगा अगर नया एक डेटा मार्ट बनाना है। सिंपली डेटा वेयर हाउस में जाएगा और एक उसका लॉजिकल रेफरेंस क्रिएट होगा, और अब हमारा डेटा मार्ट जो है या डेटा वेयर हाउस जो है वो यूज करने के लिए एकदम से रेडी है। ठीक है, सो इन सारे चीज़ों के सिर्फ जो भी मोड्स हैं, कैसे ETL ऑपरेशंस आपस में वेरी कर रहे हैं, दैट जस्ट डिफाइन कि आपका आर्किटेक्चर जो है वो कैसा होगा। इन चीज़ों को अलग अलग तरीके से डिफाइन करने से हमारे पास आउटपुट्स क्या है कि किसी का रिस्पॉन्स टाइम कम है, किसी का ज़्यादा है, तो बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स। ओके, फर्दर हमारे पास यहाँ पर आते हैं कि व्हाट आर डेटा वेयर हाउसेस एंड देन फर्दर डेटा मार्ट्स। हम अगर इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस देखें, तो जो भी स्कोप है हमारे डेटा वेयर हाउस का, दैट वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन। पूरा डेटा वेयर हाउस आप किस तरह का एनालिसिस चाहते हो, आप किस तरह के OLAP टूल्स यूज कर रहे हो, उस चीज़ के इंडिपेंडेंट होगा। आप सेम डेटा वेयर हाउस के थ्रू अलग अलग तरह के एनालिसिस कर सकते हो। फर्दर डेटा मार्ट अगर आपके पास है, तो आपका एक एक डिसीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग, एक ही तरह के डिसीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अलग अलग तरह के रिजल्ट्स वहां से कंक्लूड नहीं कर सकते। दिस इज अ सेंट्रलाइज्ड वन, whereas data mart is decentralized। डेटा वेयर हाउस हमेशा प्लान्ड होता है, और डेटा मार्ट्स जो हैं वो हमारे पास डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि कैसी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेटा मार्ट्स जनरेट कर सकते हैं। जो भी डेटा होगा, दैट इज जो मेन चीज़ है यहाँ पर, बहुत ही लाइटली नॉर्मलाइज्ड होगा, लेकिन वही हमारे पास काफ़ी नॉर्मलाइज्ड डेटा आएगा डेटा मार्ट्स में। सब्जेक्ट्स जो है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं डेटा वेयर हाउस के अंदर। वही चीज़ कि किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इस चीज़ में अवेलेबल है, वो डेटा मार्ट्स में बहुत लिमिटेड होगी। Next, it can be flexible, data-oriented, long life, large, and single complex structure. Whereas data marts would be restrictive to only one purpose. They are project-oriented. They are oriented to only that particular uh, report that we want to generate. They are of short life. We can delete any data mart and create a new one in the replacement of that.
and they have it may be possible that those data marts have started small. There is a very small data mart at the beginning, and then we are going to amend it by time and it becomes large. And similarly it can be semi complex structured, because in the beginning जब हमने वो data mart create किया था बहुत ही simple होगा, जैसे ही उसमें अलग अलग amendments होती गई तब वो क्या है semi complex या complex type का हो सकता है. Okay. नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस 3 लेयर डेटा आर्किटेक्चर, कि हमारे पास 3 लेयर्स में डेटा किसी भी वेयर हाउस में कैसे आता है. तो एक जो आपके एंटरप्राइज का मॉडल है जो आपको वो डेटा उसने प्रोवाइड किया है, दिस इज जनरली द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, कि आप लोगों ने वहाँ से डेटा लिया, फिर आपको अपना डेटा वेयर हाउस में ये देखना होगा कि क्या वो डिराइव्ड डेटा है या फिर वो रिकनसाइल्ड डेटा है या फिर वो ऑपरेशनल डेटा है. बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको अपना डेटा डिवाइड करना होगा इन 3 लेवल्स में. डेटा कलेक्ट किया, नेक्स्ट लेवल में आके आपने देखा कि मेरा एनालिटिकल डेटा कौन सा है, ऑपरेशनल कौन सा है, ताकि हम लोग सिर्फ एनालिटिकल डेटा जो है उसी को डेटा मार्ट्स में या फिर वेयर हाउसेस जो हैं वहां पर रख सकें. तो जितना भी आपका डिराइव डेटा होगा, मतलब मेरे पास एक फुल वेयर हाउस आ गया, उसमें से अगर मैं डिराइव करके सिर्फ अकाउंट्स के बेसिस के डेटा निकाल सकूं, डिराइव करके उसमें से सिर्फ हम एडमिशन रिलेटेड डेटा निकाल सकें, तो दैट डेटा कैन बी वन डेटा मार्ट. तो उसे हम डिराइव डाटा बोल रहे हैं, जो कि हमारा डेटा मार्ट में इंक्लूड हो सकता है. बाकी आपका जितना भी रिकाउंसिल डेटा, जितना भी कंबाइंड डेटा वहां से हमें रिसीव हुआ है, दैट विल बी इन द वेयर हाउस, एंटरप्राइज वेयर हाउस. और जो भी हमारे पास बच जाता है ऑपरेशनल डेटा, वो हम लोग ऑपरेशनल मेटा डेटा में रखते हैं, हमारा जो वर्किंग डेटाबेस है. फर्दर हमारा ऑपरेशनल डेटाबेस जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा आपके वेयर हाउस के साथ, क्योंकि जैसे ही आपका एकेडमिक ईयर, ऑपरेशनल ईयर खत्म होगा, आप लोग ये सारा डेटा जो है एंटरप्राइज के अंदर या फिर वेयर हाउस के अंदर क्या है ट्रांसफॉर्म कर देंगे. और उसके बाद वो अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो डेटा मार्ट्स में भी साइड बाय साइड ट्रांसफॉर्म होता रहेगा. Okay, so these are some of the data warehouse changes, that we may take some different source of data. जो पहले हम लोग confined थे कि हमारे पास एक ही तरह का डेटा होना चाहिए, now we can get the data from different places. We may have different business activities, different attributes through which we can analyze that data. तो ये अलग अलग चेंजेस आती हैं हमारे जनरल डेटाबेस में जब हम स्विच कर जाते हैं डेटा वेयर हाउसेस की तरफ. ठीक है. हाँ जी, किसी को इस चीज में कोई डाउट हो? आपकी अटेंडेंस जो है वो आज मैनुअली होगी, तो कोई भी अभी लीव ना करिएगा. किसी को यहाँ पर कोई डाउट है तो बताओ. नो मैम. ऑल राइट, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे.